हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट टर्म में पूछे जाने वाले गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप लोगों का तैयारी अगर सही ढंग से हो गया है तो अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप अभी भी समय है, अभी भी तैयारी कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसी पैटर्न पर आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। इसी तरह से प्रत्येक दिन अलग अलग चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। हमने चैप्टर 1 से जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो चलिए, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए कैसे अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 140 को हमें फैक्टराइज करेंगे। कैसे, तो देखिए ये लास्ट में 0 है इसलिए 2 से भाग जाएगा। 140 को 2 से भाग देंगे तो 70 आएगा। फिर 70 2 से भाग जा सकता है तो कितना आ जाएगा, 35। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा तो इसको हम कितना से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग दिए तो आएगा 7। अब हम क्या देख रहे हैं कि 140 को जब फैक्टराइज किए तो 2 × 2 × 5 × 7 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 140 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आपको देख लेना है। तो बी ऑप्शन दिख रहा है, 2 × 2 × 5 × 7। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 140 के जगह पर 196 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है, इसके अलावा दूसरा भी कोई, लेकिन प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड करने का यही रहेगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख लेंगे हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू डैश होता है। यानी कि कोई भी दो संख्या, अगर एक संख्या A है दूसरा संख्या B है, तो उसके HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिए कि कोई भी दो संख्या अगर दी हुई हो, मान लीजिए एक संख्या 10 है और दूसरा संख्या 20 है, अब इसका जब HCF हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है, HCF इसका 10 हो जाएगा और LCM इसका क्या हो जाएगा, तो LCM इसका 20 हो जाएगा। ठीक है ना, आप निकाल के इसको देख लीजिएगा। तो HCF इंटू LCM, यहाँ पे देखिए HCF इंटू LCM, ये दोनों का मल्टीपल जितना होगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही होगा। देखिए 10 × 20 200, और यहाँ भी HCF कितना है 10, LCM कितना है 20, दोनों को गुना करेंगे तो 200, दोनों और 200 आ जा रहा है। यानी कि संख्याओं का गुणनफल A × B, संख्याएं क्या है A और B, तो A × B संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, HCF × LCM इक्वल टू वाट, तो क्या होगा संख्याओं का गुणनफल, और संख्याएं है क्या A और B, तो क्या हो जाएगा आंसर A × B। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देख लेंगे हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। नंबर 3, 26 और 91 का महत्तम समापवर्त्य 13 दिया है, 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए दो संख्याएं दी हुई, क्या क्या, एक 26 है और एक 91 है। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। हमने अभी बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF × LCM। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो संख्याएं 26 और 91 दी हुई है और महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया हुआ, कितना दिया हुआ 13। तो क्या कर लेंगे हम लोग, 26 × 91 बराबर HCF का वैल्यू दिया हुआ 13 गुना LCM का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, LCM हमें निकालना है तो इसके साथ 13 है, इसको इस साइड बायां ओर ले आएंगे तो ये 26 × 91/13 हो जाएगा। ठीक है, और 13 से ये कट जाएगा, 13 सत्ते 91। तो LCM हमें मिल गया कितना, LCM हमें मिल गया, LCM इक्वल टू 26 × 7। अब 26 को 7 से गुना कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 26 × 7, 182। ठीक है, तो 182 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। देख लेंगे अब लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। 96 और 404 का HCF है
5, 4, 2 या 8। तो HCF निकालने आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो यहाँ से देख लें। देखिए यहाँ पे दो संख्याएं दी है, एक 96 और एक है 404। अब आपको देखना है कि यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या 404 है, इसको आप भाज्य बना लीजिए और जो छोटी संख्या है उसको भाजक बना लीजिए। तो 96 से इसको भाग दीजिए। देखिए किस प्रकार से भाग देना है, इसको 4 बार जाएगा तो 96 × 4 हो जाएगा 300, 4 4 16 84, ठीक है। माइनस करेंगे 0, फिर यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे। अब जो शेषफल आ गया 20, इसको आपको भाजक बनाना है और पहला भाजक, इससे पहले जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। 96 यहाँ आ जाएगा। अब 20 से 96 को डिवाइड कीजिए, 4 बार जाएगा तो 80, ये जो है 16 घटाने पर आएगा। वही काम आपको फिर से रिपीट करना है। जो यहाँ पे 16 इसका शेषफल है ये भाजक बन जाएगा और जो इसके पिछला भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। कितना बार जाएगा, एक बार। 16 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 4। यही शेषफल अब भाजक बन जाएगा और 16 को इससे भाग देंगे तो 4 4 16, 16 माइनस करेंगे। जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, शेषफल 0 नहीं आ जाता है, तब तक आपको डिवाइड करते जाना इस प्रकार से। अब लास्ट में जब शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम जो भाजक है वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF कितना मिला, 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या है। तो एलसीएम निकालने के लिए कौन सा मेथड है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 12, 15 और 21 को लेना है। अब इस प्रकार से इसको एक साथ जो भी नंबर डिवाइड करेगा उस तरह के नंबर को लेना है। कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड करना चाहिए। तो चलिए 2 से भाग देते हैं। जब 2 से भाग देंगे तो 12 भाग लग रहा है, 15 नहीं, 21 नहीं, तो 2 से भाग आपको नहीं देना है। आगे देख लेंगे 3 से भाग अगर हम देते हैं तो 12 भी भाग जाता है, 15 भी भाग जाता है और 21 भी भाग जाता है। तो इससे दे सकते हैं, कम से कम 2 संख्या से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 3 से जब 12 को भाग देंगे तो 4 आएगा, जब 15 को देंगे तो 5 और जब 21 को देंगे तो 7। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 4 है, ये 5 और 7, ये तीनों नंबर में से 5 और 7 जो है अभाज्य संख्या है। इसीलिए सिर्फ एक ही संख्या ऐसा बचा जो भाज्य है। तो इसको आप भाग दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाग देंगे फिर भी यही संख्याएं आएंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू जो भी टर्म्स बच गए, जो भी नंबर बच गए, सबको गुना कर देना है। 3 × 4 × 5 × 7, ठीक है। ये जो संख्याएं होंगे वो अभाज्य होना चाहिए। एक संख्या भाज्य हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई भी 2 संख्या भाज्य नहीं होगा। तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। 3 × 4 12, 12 × 5 60, 60 × 7 कितना हो जाएगा, 42, 420। तो 420 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग जो है भाग देने जानते होंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन को भाग देके हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जैसे हम अगर 25 को 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। 2 × 1 2, ये कट जाएगा, फिर 5 नीचे आएगा, कितना बार जाएगा, तो 2 बार, 2 दूने 4, ये कट गया। बस ये प्रोसेस यही। इसमें हम देख पा रहे हैं ये जो 25 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। ये जो 2 है इसको हम लोग कहते हैं भाजक और ये भागफल। 12 जो आया ये भागफल और ये जो 1 आया इसको हम लोग कहते हैं शेष या शेषफल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को पता होगा कि भाज्य बराबर होता है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। हम लोग पहले से जानते होंगे, क्लास 3, 4, 5 में पढ़े होंगे इसको। अब यहाँ पे देख लीजिए, भाजक के जगह पर 25 था तो 25 बराबर भाज्य के जगह पर 25 था, लिख दिए। भाजक के 2, भागफल के जगह पर 12, शेष के जगह पर 1। अब इसको गुना कीजिए, 12 दूना 24 प्लस 1 25, देख लीजिए 25 बराबर 25 आ जा रहा है। तो यही चीज को यूक्लिड एल्गोरिदम कहा जाता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे भाज्य के बदले हमने a ले लिया और भाजक के बदले b ले लिया और जो
भागफल आया उसको q और जो रिमाइंडर शेष आया उसको r। तो इसको जब इस फॉर्मूला में सेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही चीज कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं विषम के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देख लेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है 6q प्लस 1, ये तो विषम के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पे q का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस 1 क्या मिल जा रहा है, 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो 7 तो विषम संख्या है। ठीक है, अब अगर q के बदले 2 रखिए तो 6 दूना 12 1 13 आ जाएगा, वो भी विषम संख्या है। 5 रखिए तो 6 पंचे 30 और 1 1 30, वो भी विषम संख्या है। मतलब ये विषम संख्या ए हो जा रहा है। आपको चुनना है कौन सा विषम संख्या नहीं होगा। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं, 6q प्लस 2। तो यहाँ पे 6q प्लस 2 में q का वैल्यू 1 रख के देखिए तो 6 गुना 1 प्लस 2, 6 कम 6 प्लस 2 8, तो 8 आ जा रहा। 8 क्या है, विषम या सम, सम संख्या है। इसीलिए यही एक ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट, जिसमें कुछ भी q का मान रखिए 1 2 3 4, तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक सम संख्या को डिनोट करता है। तो यही विषम संख्या नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आप लोग अगर क्वेश्चन में आए कि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, ऑप्शन को देख के आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सम हो या विषम हो, इसको समझ लेना है आपको। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सम पूर्णांक हो सकता है। तो आपको देख लेना फर्स्ट ऑप्शन 2q प्लस 1, यहाँ पे एक बार लिख लेंगे 2q प्लस 1। अब q के बदले 1 रख के देखिए क्या होगा, 2 गुना 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो 3 तो कभी भी सम संख्या नहीं हो सकता है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन देख लेते हैं 4q प्लस 1, यहाँ पे q का वैल्यू 1 रखिए तो 4 गुना 1 प्लस 1, 4 1 कम 4 प्लस 1 यानी कि 5। ये भी विषम संख्या है, सम तो नहीं हो सकता। आगे देख लेंगे 4q प्लस 1, यहाँ भी 1 रखिए तो 4 प्लस 3 7, ये भी विषम संख्या है, इसीलिए ये भी सम संख्या नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी 2q है, q के बदले 1 रखिए, 2 गुना 1 2, यही सम संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, अपरिमेय या शून्य होगा। तो चलिए पहले संख्या को लिखते हैं 4q प्लस 1। अब q के बदले आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख के देखिए तो क्या हो जाएगा, जब 1 लेंगे तो 4q, q के बदले 1 रखिए प्लस 1, तो 4 1 कम 4 प्लस 1 5 आ जा रहा है। चलिए 2 रख के देखते हैं तो 4 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। जब 3 लेंगे तो 4 गुना 3 प्लस 1 यानी कि 12 1 13 हो जाएगा। तो एक जगह 5 आया, एक 9 आया, एक 13 आया। ये कौन सी संख्या है, ये सम तो नहीं है, ये विषम है। हाँ, विषम संख्या, 5 भी विषम है, 9 भी विषम है, 13 भी विषम। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में यहाँ पे जो मान आ रहा है वो विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या कभी नहीं आ सकता है और 0 भी नहीं होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेंगे हम लोग, लेंगे इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो देखिए जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंडन निकालते हैं तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 5, 2 गुना 2 गुना 5। जैसे हम 50 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो 20 का अभाज्य गुणनखंडन आया या ये जो 50 का अभाज्य गुणनखंडन आया, ये अद्वितीय होता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा आंसर नहीं आ सकता। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्रम को बदल के लिख सकते हैं, लेकिन ये जो संख्याएं हैं ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये वही रहेगा। तो यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि ये वही रहता है, वो बदलेगा नहीं। तो अनेक होते हैं, नहीं होते हैं, 2 होते हैं, 2 भी नहीं हो सकते हैं, एक ही होगा। ठीक है, अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय मतलब जिसका कोई दूसरा ना मिल पाए, तो वही सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर, एक संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंडन होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों में से है।
ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार है। आप लोगों को इन क्वेश्चनों को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।